देखिए, आज फिक्र की शुरुआत इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के नए प्रपंच से। पाकिस्तान धर्म के नाम पर आतंक फैलाने में चैंपियन है। इसी पाकिस्तान ने आतंकवाद को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अब मुसलमानों वाला विक्टिम कार्ड खेला। हैरानी यह है कि यह ज्ञान भी उस मुल्क ने दिया है जो पूरी दुनिया में आतंकिस्तान के नाम से बदनाम है। जिस मुल्क में लश्कर और जैश जैसे अनगिनत आतंकी संगठनों को सरकार और सेना की ओर से फंडिंग, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी दिया जाता है, जिस मुल्क ने ग्लोबल आतंकी ओसामा बिन लादेन को शरण दी थी, उसी आतंकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से बेतुके सवाल पूछे हैं। पूछा है कि यूएन की टेरर लिस्ट में हर आतंकी मुस्लिम ही क्यों है? इस लिस्ट में एक भी गैर मुस्लिम का नाम बतौर आतंकवादी शामिल क्यों नहीं है? पूरी खबर जानने से पहले आपको एक चीज बताते हैं। ये सज्जन जानते हैं कौन है? इनका तारुफ कराते हैं। ये हैं संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार अहमद। इन्हें पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने आतंकवाद का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में तैनात किया है। इस्लामाबाद से इफ्तिकार अहमद को सीधा हुक्म है कि इन्हें वैश्विक मंच का इस्तेमाल मुस्लिम कार्ड चलने के लिए करना है। पवित्र इस्लाम का सहारा लेकर अपने देश में आजाद घूम रहे आतंकवादियों को बचाना है। दरअसल 20 अगस्त को आतंकवादी कृत्यों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा, इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक विशेष बैठक बुलाई गई थी और इसी बैठक के लिए पाकिस्तान को भी न्योता मिला था। पाकिस्तान को यह निमंत्रण इसलिए मिला क्योंकि अमेरिका को हमेशा से गलतफहमी रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित देश है। उफ। और इसी बात का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में धर्म की आड़ लेकर आतंकियों का बचाव करना शुरू कर दिया। इफ्तिकार अहमद ने कहा, संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी सूची में सारे आतंकी मुस्लिम ही क्यों हैं? आतंकियों की इस लिस्ट में कोई भी गैर मुस्लिम नाम क्यों नहीं है? यह बात समझ से परे है और यह हमें नामंजूर है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद वाली सूची में हर नाम मुस्लिम है। दूसरी जगहों पर हिंसक चरमपंथी जांच से बच जाते हैं। गैर मुसलमानों के कृत्यों को केवल हिंसक अपराध कहा जाता है, जबकि इस्लाम और मुसलमानों को खतरनाक रूप से कलंकित किया जा रहा है। पाकिस्तान के इस दर्द में एक कड़वा सच छिपा है। यूएन की टेरर लिस्ट में शामिल ज्यादातर नाम पाकिस्तानी आतंकवादियों के ही हैं। पाकिस्तान इसलिए ज्यादा बेचैन है और इसी बहाने वो मजहबी खेल खेल रहा है। एक बात भारत दशकों से करता आया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी धर्म के आधार पर तय नहीं होते हैं। उनके आतंकी हमलों का रिकॉर्ड, उनकी टेरर फाइल, उनका टेरर चरित्र इसका आधार होता है। यही बात इस बार पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कही। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों से आज यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि पाकिस्तान में कितने ऐसे आतंकवादी हैं जिन्हें वो मुस्लिम होने के आधार पर डिस्काउंट दिलाना चाहता है। यह भी पूछा जाना चाहिए कि पाकिस्तान के सभी आतंकी जो अंतर्राष्ट्रीय सूची में दर्ज हैं, क्या वो उन्हें मजहब का सबसे बड़ा चेहरा मानता है? इसीलिए पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की ये जवाबदेही बनती है कि वो भारत के 26/11 के गुनहगार लश्कर चीफ हाफिज सईद और उसके बेटा तलहा सईद को आतंकवादी क्यों नहीं मानता है? उनका गुनाह क्या सिर्फ इसलिए माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम है? भारत में पुलवामा जैसी हरकत को अंजाम देने वाले जैश के आतंकवादी मसूद अजहर को पाकिस्तान किस चश्मे से मुस्लिम प्रचारक मानता है? पाकिस्तान को इस बात का दर्द होना चाहिए कि मसूद अजहर ने भारत में कितने बेगुनाहों की जान ली, ना कि इस बात का दर्द होना चाहिए कि वो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित है। भारत में कई हमलों का मास्टरमाइंड हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में धर्म का झंडा बरदार है। कैसे? पहलगाम का गुनहगार लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी को किस हैसियत से पाकिस्तान में आईएसआई की सुरक्षा प्राप्त है? ये वो सैफुल्लाह कसूरी है जिसके इशारे पर दहशतगर्दों ने पहलगाम में लोगों का धन पूछकर कत्लेआम किया था और इसी आतंकी के खड़े किए हुए संगठन टीआरएफ को पाकिस्तान ने यूएन में प्रतिबंध लगने से बचाने के लिए हाई लेवल ड्रामा किया था। और तो और पाकिस्तान को यह भी बताना चाहिए कि अल-कायदा चीफ
और 9/11 हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में किसकी कृपा से बरसों तक छिपा रहा है? क्या पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को उसका धर्म देखकर छिपाया? बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान जानबूझकर इस तरीके की आइडियोलॉजी पेश करना चाहता है जिससे कि वो विक्टिम कार्ड खेल पाए। अफसोस, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को यह मार्जिन भी दे रहे हैं। खैर, पाकिस्तान के ऐसे कृत्यों के पीछे उसके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की सोच है और पाकिस्तान को मुल्क में पल रहे आतंकियों पर एक्शन होने का खौफ है। पाकिस्तान का कड़वा सच यह है कि पाकिस्तान में आज भी 150 से ज्यादा आतंकी संगठन सक्रिय हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में 15 आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। 25 से ज्यादा टेरर लॉन्च पैड हैं। एक अनुमान के अनुसार पाकिस्तान में 30,000 से लेकर 40,000 तक आतंकी हो सकते हैं। आतंक पाकिस्तान की एक इंडस्ट्री है, एक एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस दावे की सच्चाई को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में कबूल किया था कि पाकिस्तान में आतंकवादी हर गली में मौजूद है। इसीलिए पाकिस्तान आतंकवाद को बचाने के लिए इस्लाम का सहारा भले ही ले ले, लेकिन दुनिया उसके चेहरे को बेहतर तरीके से पहचानती है। पाकिस्तान के लिए ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इनका नाम आतंकियों की लिस्ट में धर्म की वजह से नहीं बल्कि कर्म की वजह से है। इसीलिए, लेकिन पाकिस्तान यह मानने को तैयार नहीं। आप सुनिए पाकिस्तान की सेना प्रमुख खुद कैसे धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। वैसे पाकिस्तान एक और वजह से चर्चा में है और यह वजह है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी का हाल ए जेल। दरअसल जेल में बंद बुशरा बीबी को लेकर बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं और इसे लेकर बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने शहबाज शरीफ की जो सरकार है उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मरियम का आरोप है कि जेल को जिस कोठरी में बुशरा बीबी को रखा गया है उसकी छत टपकती है, बिजली के बोर्ड में लगातार करंट दौड़ता रहता है, कोठरी में चूहे दिन रात बेखौफ घूमते हैं, यहां तक कि कई बार 2-2 दिन तक बिजली भी काट दी जाती है। इन अमानवीय हालात का असर बुशरा बीबी की सेहत पर साफ दिखने लगा है। बुशरा बीबी का वजन करीब 15 किलो तक कम हो गया है। यह है पाकिस्तान की सरकार की करतूत। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है और यह वो बुशरा बीवी जिन्हें कभी पाकिस्तान की स्पिरिचुअल फर्स्ट लेडी कहा जाता था, जिनके पास लोग आध्यात्मिक सलाह लेने जाते थे, आज वो जेल की अंधेरी कोठरी में चूहों के बीच दिन बिता रही हैं। बुशरा बीवी को लेकर एक और बात अक्सर चर्चा में रहती है कि वो हैं काले जादू और तंत्र मंत्र में एक्सपर्ट। कहा जाता है कि वो टोने टोटके और तांत्रिक शक्तियों के जरिए अपने मकसद पूरा करती हैं। इमरान खान की राजनीति और निजी जिंदगी में उनके बढ़ते दखल को लेकर कई विरोधियों ने दावा किया कि बुशरा बीवी काले जादू में माहिर है। पाकिस्तान की जनता ने उन्हें हमेशा पर्दे में देखा, कई लोगों ने तो उनका चेहरा तक नहीं देखा है। आपको वो मामले बताते हैं जिसकी वजह से बुशरा बीवी जेल में। इमरान खान और बुशरा बीवी को अल कादिर ट्रस्ट केस में दोषी ठहराया गया है। यह मामला करीब 190 मिलियन पाउंड यानी पाकिस्तानी रुपयों में करीब 7,500 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। इस केस में इमरान खान को 14 साल की जेल और बुशरा बीवी को 7 साल की जेल की सजा है। इमरान खान 2023 से ही जेल में है, जबकि बुशरा बीवी को इसी साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान का कहना है कि सब राजनीतिक साजिश है ताकि उन्हें सत्ता से दूर रखा जा सके। वो बार बार दावा करते हैं कि इन मुकदमों के पीछे उनके विरोधियों का एजेंडा है, जिसकी कीमत उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीवी को भी चुकानी पड़ रही है। फिक्र में बात करते हैं मिस्टर यू टर्न, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के। ट्रंप ने अब रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर से यू टर्न लेकर सबको चौंका दिया है। अब ट्रंप ने रूस यूक्रेन शांति वार्ता से खुद को पीछे कर लिया। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस बातचीत से हट गए हैं। इस पर कुछ लोग कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके, शांति की राह में ट्रंप फिर भटके। अब ये कैसे हुआ, पूरी खबर जरा ध्यान से देखिए। लेकिन नोबेल पीस प्राइज का सपना टूट गया लगता है। खैर, द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ट्रंप अगले चरण की बातचीत में सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पुतिन और ज़ेलेंस्की पहले खुद मिलकर अपने मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करें। वो इस बातचीत में बाद में शामिल होंगे। यानी जो ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले कहते थे कि 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवा दूंगा, वो अब कह रहे हैं कि दोनों आपस में निपटें।
मैं बाद में देखूंगा। जैसे 3 दिन पहले भी ट्रंप ने एक टॉक शो को दिए इंटरव्यू में कहा था कि बेहतर होगा कि पुतिन और ज़ेलेंस्की पहले मिले, वो देखना चाहते हैं कि आखिर इस मुलाकात से क्या निकल कर आता है। लेकिन ट्रंप के यू टर्न ने एक बात फिर से साबित कर दी है कि पलटी मारने में उनसे आगे कोई नहीं है। इसीलिए कुछ लोग उन्हें पलटू प्रेसिडेंट भी बोलते हैं या मिस्टर यू टर्न प्रेसिडेंट। आप भी इस पर एक नजर डालिए। पिछले वर्ष अपने चुनावी कैंपेन के दौरान अगस्त 2024 में ट्रंप ने कहा था कि 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अप्रैल 2025 में कहा कि 24 घंटे वाला दावा तो सटायर था। मई 2025 में ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन नहीं माने तो अमेरिका पीछे हट जाएगा। इसी महीने ट्रंप ने पहले कहा कि युद्ध विराम जरूरी है, लेकिन बाद में वो पीस डील पर जोर देने लगे। और अब ट्रंप ने कहा है कि पुतिन ज़ेलेंस्की आपस में निपटे, मैं बाद में देखूंगा। यानी आप समझ सकते हैं, जो राष्ट्रपति इतने यू टर्न ले, उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। ट्रंप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इसका अनुमान लगाना उनके करीबियों के लिए भी काफी मुश्किल है। कभी युद्ध खत्म करवाने की लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं, कभी अपनी ही बातों से पलट जाते हैं। लेकिन उनकी एक और काबिलियत है, और वो है झूठ। नोबेल पीस प्राइज का तो पता नहीं, लेकिन ट्रंप को झूठ बोलने का अवार्ड जरूर मिल सकता है, और इस अवार्ड के लिए उनके झूठ बोलने की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। ताजा मामला भारत में चुनावी फंडिंग से जुड़ा है। उन्होंने 6 महीने पहले दावा किया था कि अमेरिकी एजेंसी यूएसएड ने भारत में मतदान बढ़ाने के लिए मोटी रकम दी थी, लेकिन अमेरिकी दूतावास ने ही उनके दावे को झूठा बता दिया। ट्रंप के चुनावी फंडिंग के आरोप पर भारत में सवाल उठे थे। इस पर सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्र सरकार से प्रश्न पूछे तो विदेश मंत्रालय राज्यसभा में 21 अगस्त को लिखित जवाब दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि 28 फरवरी को चिट्ठी लिखकर भारत में अमेरिकी दूतावास से जानकारी मांगी गई थी, जिसका जवाब 2 जुलाई को आया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी दूतावास ने बताया कि यूएसएड के जरिए 2014 से 2024 तक भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन की कोई फंडिंग नहीं थी। रिपोर्ट में दूतावास ने साफ कहा कि उसे ऐसा कोई फंड ना तो मिला है, ना ही किसी को दिया गया है। यानी अमेरिकी दूतावास ने अपने ही राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को झूठा ठहरा दिया, और वो भी लिखित दस्तावेजों के साथ। There you go. ये है ट्रंप। भारत की चुनावी प्रक्रिया में दखल पर विवाद ट्रंप के शपथ लेने के 1 महीने बाद शुरू हुआ था। अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग डॉज ने, जो कि एक नया विभाग बनाया गया था, इसी साल 16 फरवरी को कहा था कि भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन की फंडिंग हुई। भारतीय रुपयों में यह रकम करीब 182 करोड़ है। उस वक्त इस विभाग के मुखिया इलॉन मस्क थे। उनके इस आरोप को ट्रंप ने भी अपने बयान में दोहराया। मस्क के नेतृत्व में डॉज का गठन फिजूल खर्ची रोकने के लिए किया गया था। यह बात और है कि मस्क को ट्रंप ने अपनी सरकार से निकाल दिया, और अब बयानों की काफी फिजूल खर्ची करते रहते हैं मस्क ट्रंप के खिलाफ। खैर, आज जब भारत में चुनावी फंडिंग के फर्जी दावे पर ट्रंप की फजीयत हो रही है, जब उनके ही दूतावास ने झूठे नैरेटिव की पोल खोल दी है और उन्हें एक्सपोज कर दिया है, आपको ट्रंप को बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने चुनावी फंडिंग का फर्जी दावा किया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दूतावास से मिले दस्तावेज बताते हैं कि 2021 से 2024 के बीच यूएसएड के जरिए कुल 397 करोड़ रुपए भारत में दिए गए। यह मदद अमेरिका के साथ यूएसएड को लेकर पहले से हुए 7 समझौतों के तहत दी गई। इसमें सबसे ज्यादा 255 करोड़ रुपए तिब्बत फंड, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और अन्य कार्यक्रमों के लिए दिए गए। यूएसएड 100 देशों में सरकारों, एनजीओ और निजी सेक्टर के साथ मिलकर काम करता है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतंत्र और गवर्नेंस जैसे कार्यक्रमों में मदद करता है, जिसके लिए अमेरिकी संसद से पैसे मिलते हैं। अमेरिकी दूतावास ने भारतीय विदेश मंत्रालय को यह भी जानकारी दी थी कि वो 15 अगस्त तक यूएसएड के तहत सारे ऑपरेशन बंद कर देगा। अमेरिका की बात हो रही है तो वहां पर ट्रंप का एक बड़ा फैसला आपको जानना चाहिए। ट्रंप अब से अमेरिका में विदेशी नागरिकों को ट्रक चलाने नहीं देंगे। सभी विदेशी ट्रक ड्राइवरों का वीजा बैन कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि भला यह निर्णय किस बिना पर लिया गया है। यह है वो बिना, ध्यान से देखिए। उफ, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। अमेरिका के सामने कौन सा मसला आ गया है
तो सबसे पहले अमेरिका में एक भयानक एक्सीडेंट का ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस फैसले का संबंध इसी ट्रक एक्सीडेंट से है। उस ट्रक एक्सीडेंट को करने वाला एक भारतीय सिख है और उस भारतीय सिख की वजह से भारत से जाकर अमेरिका में ट्रक चलाकर रोजी रोटी कमाने वालों के सामने अब नया संकट खड़ा हो गया है। इस ट्रक ड्राइवर का नाम है हरजिंदर सिंह। वो भारतीय मूल का ट्रक ड्राइवर है। हरजिंदर ने सितंबर 2018 में अवैध तरीके से कैलिफोर्निया में अमेरिका मैक्सिको की सीमा पार की थी। 2021 में बाइडेन प्रशासन ने उन्हें वर्क परमिट और कैलिफोर्निया में कमर्शियल ड्राइविंग का लाइसेंस दिया था। लेकिन हरजिंदर सिंह पर आरोप है कि 12 अगस्त को फ्लोरिडा में उन्होंने गलत रॉन्ग साइड से यू टर्न लिया। इस वजह से एक मिनी वैन उनके ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में मिनी वैन में सवार 3 लोगों की मौत हो गई ऑन द स्पॉट। इस हादसे के बाद ही ट्रंप प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। हरजिंदर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब उन्हें डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप सरकार ने विदेशी नागरिकों के अमेरिका में ट्रक चलाने पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस संबंध में एक्स पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा कि हम तत्काल प्रभाव से कमर्शियल ट्रक चालकों के लिए सभी प्रकार के वर्कर वीजा जारी करने पर रोक लगा रहे हैं। अमेरिकी सड़कों पर बड़े ट्रैक्टर ट्रेलर चलाने वाले विदेशी ड्राइवरों की बढ़ती संख्या अमेरिकी लोगों के जीवन को संकट में डाल रही है। अमेरिका में वहां के ट्रक ड्राइवरों की रोजी रोटी को भी प्रभावित कर रही है। यानी ट्रंप सरकार के इस फैसले का बड़ा नुकसान भारतीय मूल के लोगों को भी उठाना पड़ रहा है। ये जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन इस मसले में सियासत कैसे हुई, डेमोक्रेट्स बनाम रिपब्लिकन्स की लड़ाई कैसे हो रही है, इसको देखना जरूरी है। देखिए, हरजिंदर को यह लाइसेंस बाइडेन प्रशासन में मिला था। कैलिफोर्निया से यह लाइसेंस जारी हुआ था, तो ट्रंप प्रशासन ने इसके लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम पर जिम्मेदारी थोप दी है, जिनसे ट्रंप आर पार के मूड में हैं और जो खुलकर ट्रंप के विरोध में। गेविन खुद डेमोक्रेट्स के ही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी शुरुआत से ही ट्रंप की कड़ी माइग्रेशन पॉलिसी का विरोध करती रही है। ऐसे में ट्रंप ने जब गेविन पर सवाल उठाए तो उन्होंने भी फौरन जवाब दे दिया। कहा कि हरजिंदर सिंह को वर्क परमिट वहां की संघीय सरकार ने जारी किया था, जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। लेकिन यह झगड़ा इतना बढ़ गया है कि ट्रंप प्रशासन ने सीधे विदेशी ट्रक ड्राइवरों पर ही कानूनी हंटर चला दिया है, जिसका असर लाखों लोगों पर पड़ने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूएसए में 3.5 लाख अमेरिकी ट्रक ड्राइवर्स हैं। इसके अलावा 7 लाख से ज्यादा विदेशी ट्रक ड्राइवर्स हैं। ज्यादातर ड्राइवर लैटिन अमेरिका देशों से आते हैं। इसके अलावा अमेरिका में 1,50,000 सिख ट्रक ड्राइवर्स हैं। सिर्फ कैलिफोर्निया में ही 10,000 से ज़्यादा भारतीय ट्रक ड्राइवर्स हैं। अमेरिका में कई ट्रक ड्राइवरों को प्रति मील के हिसाब से भुगतान होता है। एक ट्रक ड्राइवर प्रतिदिन 500 से 600 मील सफ़र करता है। इस लिहाज से प्रति महीना औसतन कमाई जो है 4 से 6 लाख रुपए हो जाती है। अमेरिका में ट्रक चलाने वाले भारत के अधिकतर लोग पंजाब हरियाणा से वहाँ पर जाते हैं। वो अमेरिका में ट्रक चलाकर भारत में अपने परिवार को पालते हैं। लेकिन हरजिंदर की एक भारी भूल की सजा अब इन सभी भारतीय ट्रक ड्राइवरों को मिलने वाली है। थोड़ी देर पहले हमने आपको यू टर्न प्रेसिडेंट बताया था। फिक्र में अब बात यू टर्न नहीं बल्कि नाइट वॉचमैन प्रेसिडेंट ट्रंप की। ठीक सुना आपने, यू टर्न नहीं, नाइट वॉचमैन प्रेसिडेंट ट्रंप की। किसी भी देश की राजधानी की सुरक्षा में उसके सबसे काबिल पुलिस तैनात होती है। ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कुछ दिनों पहले इसकी कमान नेशनल गार्ड्स को सौंप दी। अब ट्रंप ने तय किया है कि वो खुद आधी रात को वॉशिंगटन की सड़कों पर सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। खैर, शहंशाह अंधेरी रातों में, खैर यह अमेरिका के इतिहास में पहली बार है जब एक राष्ट्रपति खुद अमेरिका की सुरक्षा की निगरानी करने के लिए रात को राजधानी की सड़कों पर निकलेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो खुद नेशनल गार्ड्स और फेडरल पुलिस के साथ मिलकर वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा तैयारियों को करीब से देखेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो आज रात बाहर जा रहे हैं और वो इसे गुप्त रखेंगे। ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व है। इसीलिए कुछ लोग इस पर फिल्मी अंदाज में चुटकी भी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंधेरी रातों में राजधानी की राहों में गश्त पर अमेरिका के शहंशाह। वैसे अब से कुछ घंटों पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कई वीडियो पोस्ट किए हैं। ये वीडियो नेशनल गार्ड से उनकी मुलाकात के हैं। इसमें वो नेशनल गार्ड से मिल रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर वॉशिंगटन डीसी में उनकी तैनाती के बाद कितना बड़ा बदलाव हुआ है। उन्होंने नेशनल गार्ड से कहा कि वी आर गोइंग टू मेक वॉशिंगटन डीसी ग्रेट अगेन, यानी हम सब मिलकर वॉशिंगटन डीसी को फिर से महान बनाएंगे। ये वो इंसान कह रहा है जिसके समर्थकों ने कैपिटॉल में क्या किया था सब जानते हैं।
हर कोई जानता है। खैर, उनका यह भी कहना है कि हम दुनिया की सबसे महान राजधानी बनाकर ही अब दम लेंगे वॉशिंगटन डीसी को। वैसे इसके अलावा ट्रंप सरकार ने कुछ और दावे भी किए हैं। इन दावों के मुताबिक वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बाद से क्राइम का ग्राफ घटा है। लूटपाट में 40% की कमी आई है। कार अपहरण की घटनाएं 83% कम हुई है। कार चोरी की घटनाओं में 21% की कमी आई है। हिंसक घटनाएं भी 22% कम हुई हैं। और अब ट्रंप वॉशिंगटन डीसी को और महफूज रखने के लिए खुद आधी रात को सड़कों पर गश्त करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक बहुत बड़ा वर्ग है एक्सपर्ट्स का, वो कहता है कि ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को इसलिए डिप्लॉय किया है कि उनके विरोध में अगर एक भी आवाज उठती है, एक भी प्रोटेस्ट होता है, तो वो उसको बूट्स के तले कुचलते हैं। आप भी इस रील में देखिए कि आखिर ट्रंप कितनी गर्मजोशी से नेशनल गार्ड्स को संबोधित कर रहे हैं। अब ग्लोबल से लोकल फिक्र पर आते हैं। फिक्र उत्तराखंड के उस खतरे की जो धीरे धीरे एक बड़ी त्रासदी की ओर बढ़ रहा है। उत्तर काशी के धराली में कुछ दिन पहले बादल फटने से जो तबाही हुई, उसकी टीस अभी कम नहीं हुई थी। अब यमुनोत्री के रास्ते में एक नई आफत खड़ी हो गई है। इस बार संकट की वजह है यमुना नदी पर अचानक बनी एक विशाल झील। ध्यान से देखते रहिए। ये ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए अब आप, जिससे न सिर्फ एक कस्बा डूब रहा है बल्कि यमुनोत्री जाने वाला नेशनल हाईवे भी बंद हो चुका है। इस तस्वीर में देखिए कैसे यमुना नदी पर बनी झील की वजह से सियान चट्टी कस्बे के कई मकान पानी में डूब गए। यहां से यमुनोत्री की दूरी करीब 30 किलोमीटर है और ये जो पानी में डूबा पुल आप देखने वाले हैं, वो यमुनोत्री को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर बना है। आपको बता दें कि नदी से इस पुल की ऊंचाई करीब 30 फीट है, लेकिन अब पुल के ऊपर तक पानी आ चुका है, यानी नदी का जल स्तर पुल के लेवल को पार कर गया है। ये सब कुछ हुआ है पहाड़ से आए मलबे की वजह से। दरअसल सियान चट्टी के पास भारी बारिश की वजह से कुछ दिन पहले बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ और पहाड़ का मलबा यमुना नदी में आ गिरा। मलबा इतना ज़्यादा था कि उसने यमुना के प्रवाह को रोक दिया। पानी का बहाव रुकने से धीरे धीरे झील बननी शुरू हो गई और अब यह झील करीब 500 मीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी हो चुकी है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भी इस झील के पानी में डूब चुका है। खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक भेजने के काम में जुट गई। बताया जा रहा है कि गांव को खाली करवाकर करीब 150 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। इस झील के बनने से यमुनोत्री धाम की तरफ भी कई श्रद्धालुओं के फंसने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन इस कोशिश में जुटा है कि किसी तरह यमुना नदी से मलबे को हटाया जाए और झील के पानी का निकास किया जाए। सियाना चट्टी में हमारे सारी टीमें आ चुकी हैं और मोटर बोट भी हमने रखी है जो यहाँ पे अस्थाई लेक बनी हुई है। इसमें जो पीछे मेरे घट गार्ड दिख रहा है, ये घट गार्ड में बार बार स्लाइड होने की वजह से जैसा आप देख पा रहे हैं तो वो रिवर को ब्लॉक कर रहा है। उसी की वजह से इसमें अस्थाई झील बन गई है। अभी पानी करीब 1 मीटर नीचे हुआ है। हमने अपने तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नदी को खोला है, उसको थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ा है उसका, लेकिन अभी थोड़ा समय और लगेगा इस पर काम करते हुए। तो टीमें हैं यहाँ पे और इस तरह का अभी कोई इशू नहीं है। हाँ, जो पानी में प्रॉपर्टी सबमर्ज हुई है उन लोगों को कल रात ही हमने इवैक्यूएट कर दिया था। सेफ जगह पे हैं, सुरक्षित हैं और अभी हम लोग मौके पे हैं और नजर रख रहे हैं। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने वहां 5200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 3 मेट्रो रूट का उद्घाटन किया। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। पीएम मोदी ने इस मौके पर टीएमसी को टारगेट करते हुए कहा कि केंद्र जो पैसा भेजती है उसे लूटकर टीएमसी काडर पर खर्च किया जाता है। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। टीडीपी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन का खुलकर समर्थन किया है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के अनुसार राधाकृष्णन देशभक्त हैं और टीडीपी उनके साथ है। उन्होंने कहा कि टीडीपी एनडीए का सहयोगी दल है, ऐसे में विपक्ष सोच भी कैसे सकता है कि वो किसी और को सपोर्ट करेंगे। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 11 दस्तावेजों में आधार को भी शामिल किया जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग ने हमारे नियम
मान लिए हैं। अदालत ने विपक्षी पार्टियों से पूछा है कि वोटरों की मदद के लिए वो क्या कर रही है। अब अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। संसद भवन की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध लग गई है। एक अज्ञात शख्स रेल भवन की तरफ से पेड़ के जरिए दीवार फांदकर अंदर पहुंच गया। सूत्रों के अनुसार यह व्यक्ति गरुड़ द्वार तक पहुंच गया। संसद भवन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने आरोपियों को पकड़ लिया। आईबी और दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा समेत कई केंद्रीय एजेंसियां इस व्यक्ति से पूछताछ कर रही हैं। संसद से पास ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहर लगा दी है। अब यह बिल कानून बन गया है। इस कानून के तहत सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगेगा। ऐसे मनी गेम्स के संचालन और विज्ञापन को अपराध मानते हुए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में फिर हंगामा हो गया है। गांधीनगर में उनके कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ने हंगामा किया। व्यापारियों के साथ उस व्यक्ति की बहस भी हुई। हालांकि पुलिस ने तुरंत अभियुक्त को कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया। यह शख्स खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बता रहा था और पार्टी विधायक अरविंदर सिंह लवली से नाराज था। 3 दिन के अंदर यह दूसरी बार है जब सीएम के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्रावस्ती में सील किए गए 30 मदरसों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना सुनवाई के किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से जारी नोटिस के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सील किए गए 30 मदरसों को तुरंत खोलने का आदेश दे दिया है। पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे राशन डीलर्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राशन डीलर्स 30,000 रुपए मानदेय की मांग को लेकर धरने पर थे। धरने में शामिल होने के लिए पूरे राज्य से डीलर पटना में जुटे थे। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की केंद्र सरकार की नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में दलील दी गई है कि एथेनॉल फ्री पेट्रोल का विकल्प दिए बिना केवल E20 पेट्रोल बेचना उन लाखों वाहन मालिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है जिनकी गाड़ियां एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के अनुकूल नहीं है। और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल चलते हैं चुनावी राज बिहार में, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज उन्होंने 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बिहार को सौंपे। इस दौरान उनके साथ सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे। एनडीए के अन्य नेता भी उनके साथ एकजुटता दिखाई। अब बिहार के मिथिलांचल और मगध दोनों बेल्ट के लिए उनके पास काफी कुछ था। एक साथ इन दोनों क्षेत्रों के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय में गंगा नदी पर सिमरिया और ओटा के बीच बने 6 लेन केबल ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस पुल के उद्घाटन से बेगूसराय और आसपास के मिथिलांचल इलाके को काफी फायदा होगा। ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। यह पुल यहां के लोगों के लिए लाइफलाइन की तरह होगा। इस दौरान उनकी एक तस्वीर की काफी चर्चा है। पीएम मोदी ने बिहार वालों के स्टाइल में अपना गमछा लहराया। गमछा लहराकर पुल के नीचे दूर खड़े लोगों का अभिवादन किया, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की। उनकी ये तस्वीर काफी वायरल है। उनकी एक और तस्वीर पर राजनीतिक विमर्श चल रहा है। इसमें पीएम मोदी अपने हाथों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ थामे हुए हैं। यह तस्वीर दोनों नेताओं की केमिस्ट्री दिखाती है। हर कदम पर दोनों एक दूसरे के साथ रहे। यह दिखाया गया कि कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। मोदी नीतीश की बॉन्डिंग दिखाती इस तस्वीर से कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया गया है। बेगूसराय से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया भी गए। गया को उन्होंने 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी। इनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहर के विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा बक्सर में थर्मल पावर प्लांट, मुजफ्फरपुर में कैंसर हॉस्पिटल और बख्तियारपुर मोकामा के बीच 4 लेन हाईवे को भी हरी झंडी दी गई है। आपको बता दें, पीएम जब बिहार पहुंचे तो आरजेडी के 2 विधायक उनके मंच पर नजर आए। ये तस्वीर गया की है, जहां नवादा की आरजेडी विधायक विभा देवी और रजौली के विधायक प्रकाश वीर प्रधानमंत्री के साथ दिखे, जिसके बाद बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें लग रही हैं। वैसे पीएम मोदी का बिहार में ये 6ठा दौरा है। अगर पीएम मोदी के दौरे को डिकोड करें तो उन्होंने आज एक साथ बिहार के 2 अलग अलग क्षेत्र को साधने की कोशिश की है। इनमें एक है मिथिलांचल और दूसरा मगध। बेगूसराय में पुल उद्घाटन से मिथिलांचल के करीब 37 विधानसभा सीटों पर असर पड़ता है, जबकि गया में योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का असर मगध की 26 सीटों पर दिख सकता है। मिथिलांचल के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में 10-10 विधानसभा सीटें हैं, जबकि बेगूसराय में 7 सीटें हैं। हमने मिथिलांचल की वही सीटें ली हैं जहां पुल के उद्घाटन का प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह मगध के गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल में 26 विधानसभा सीटें हैं।
बिहार में मगध बेल्ट बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी है, जिस पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश है। 2020 में एनडीए को मगध की 26 में से सिर्फ 6 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन के खाते में 20 सीटें गई थी। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले बीजेपी ने जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम के नेतृत्व में पूरा जोर लगा दिया। आज प्रधानमंत्री ने योजनाओं के उद्घाटन के साथ विपक्ष के नेताओं पर खूब कटाक्ष किया। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। भाइयों बहनों, बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। एक तरफ पीएम मोदी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यात्रा भी जारी थी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का छठा दिन है। इस दौरान वो भागलपुर जिले के अलग अलग इलाकों से गुजरे। इस दौरान तेजस्वी यादव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। महागठबंधन के बाकी नेता भी उनकी यात्रा से जुड़े हुए हैं। अलग अलग मुद्दों पर वो बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने को सूत्रों से कांग्रेस की नई रणनीति का पता चला है। अब दूसरे राज्यों के महागठबंधन नेताओं को भी इस यात्रा से जोड़ने की तैयारी है। यूपी से लगे इलाकों में प्रभाव डालने के लिए अखिलेश यादव का कार्यक्रम 28 अगस्त को सीतामढ़ी में तय है। उनके अलावा बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम भी तय हो रहा है। साथ ही स्टार प्रचारक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को भी बुलाने की तैयारी है। खास बात यह है कि वोट चोरी और एसआईआर के अलावा बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, किसान और विकास के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में यूपी की तर्ज पर दलित ईबीसी वोट में सेंधवाने की रणनीति पर चल रहे हैं। इसीलिए वो अपने ओबीसी दलित नेताओं के साथ कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों के सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाने जा रहे हैं, ताकि एनडीए के खिलाफ दलित, पिछड़ा और संविधान विरोधी होने का नैरेटिव सेट किया जाए। एसआईआर की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं। और अब कुछ सेकंड का एक ऐसा वीडियो देखिए जिसकी यूपी की राजनीति में काफी चर्चा है। चर्चा इसलिए क्योंकि वीडियो में यूपी के पूर्व मंत्री और राज्यपाल रह चुके कलराज मिश्र काफी गुस्से में हैं। वो भी उस मंच पर जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। मंच से कलराज मिश्र इतने नाराज दिखे कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, वो अपने आप को बोलने से नहीं रोक पाएंगे। दरअसल 21 अगस्त को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहे कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि थी। बीजेपी इस दिन को यूपी में हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाती है। इसी मौके पर उनके बेटे रज्जू भैया ने अलीगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कलराज मिश्र को इस कार्यक्रम में भाषण देना था। कलराज मिश्र और कल्याण सिंह ने वर्षों साथ काम किया था, इसीलिए जब वो भाषण दे रहे थे तो भाषण लंबा खिंच गया। उनके भाषण के दौरान ही एक शख्स ने कलराज मिश्र को एक पर्ची दी। दावा है कि इसमें भाषण संक्षेप में अब खत्म करने का आग्रह किया गया। ये पर्ची देखते ही कलराज मिश्र भड़क गए। गुस्से में उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह के साथ मेरे जो संबंध रहे हैं, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता, कोशिश मत करना। उन्होंने कहा कि मैं खुद ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा। इसके बाद उन्होंने कुछ ही देर में भाषण खत्म कर दिया और सीएम योगी आदित्यनाथ के पास जाकर बैठ गए। तभी सीएम योगी ने उन्हें इशारों में कुछ कहा। हालांकि ये सवाल उठा कि कलराज मिश्र को बोलने से किसने रोका और वो क्यों नाराज हुए। एक बार आप वो पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि असल में मामला क्या था जिसकी वजह से कलराज मिश्र को भाषण रोकना पड़ा। ये 5 कर्मनिष्ठाएं श्रीमान कल्याण सिंह जी ने घोषित किया था और उसके अनुसार लगातार काम करते रहे। हम दोनों मिलकर पूरी टीम के साथ लगातार काम करने में किसी भी प्रकार का, मैं करने जा रहा हूं भैया, किसने दिया है, मैं अभी समाप्त करने जा रहा हूं। भैया मुझसे अगर बुला रहे हो तो मेरे जो कल्याण सिंह जी के संबंध रहे, मैं अपने को रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे रोकने की बात मत सोचो। मैं संक्षेप में बोलूंगा, लेकिन हमारे संबंध जिस प्रकार के रहे हैं उसको न राजू जी आज जानते होंगे न संदीप जानता होगा। बहुत अभिन्न संबंध था, परस्पर इतना जबरदस्त विश्वास था कि कोई बात होती थी तो कहते थे कलराज जी से पूछ लो, मैं कहता था कल्याण सिंह से पूछ लो। मुख्यमंत्री और अध्यक्ष दोनों के बीच में इतना परस्पर का संबंध पूरा हिंदुस्तान याद करता है। दरअसल इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम को भी बोलना था और वो अपने तय वक्त पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन नेताओं के लंबे भाषण के कारण सीएम योगी को देर हो रही थी। सीएम को लखनऊ के लिए वापस उड़ान भरनी थी और कार्यक्रम तकरीबन 40 मिनट की देरी से चल रहा था। इसीलिए कलराज मिश्र के राजनीतिक कद को देखते हुए संचालक ने कागज पर भाषण को जल्द समाप्त करने का अनुरोध किया, जिसको पढ़ने के बाद कलराज मिश्र ने अपना भाषण रोककर पूछा, ये किसने दिया? जवाब ना मिलता देख उन्होंने दोबारा भाषण शुरू तो किया, लेकिन ये कहना नहीं भूले कि जब मुझे भाषण के लिए खड़ा किया है तो रोका ना करो। कलराज मिश्र ने भाषण रोकने की पर्ची पर नाराजगी भी जताई और कहा कि मैं समाप्त कर रहा हूं। इस दौरान मंच पर मौजूद सभी बड़े नेता थोड़े असहज भी हुए। हालांकि जब वो सीएम योगी के पास पहुंचे तो दोनों नेता मुस्कुरा रहे थे और इशारों में कुछ बात कर रहे थे। इस सबसे अलग आज एक खबर सुर्खियों में रही, दिन भर काफी ट्रेंड कर रही है, अब आपको बताते हैं। यह खबर है देश के उन आवारा कुत्तों से जुड़ी हुई जो एक बार फिर सड़कों पर आजाद घूमेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे लेकर डॉग प्रेमी क्लब में भरपूर जश्न का माहौल है। लेकिन वो लोग जरूर मायूस होंगे जो डॉग बाइट्स के पीड़ित हैं। आज आवारा कुत्तों पर कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को लगभग पलट दिया है और इसे डॉग लवर्स अपनी जीत बता रहे हैं। 11 अगस्त को अदालत ने दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया था, लेकिन आज कोर्ट ने कहा कि अब आवारा कुत्ते शेल्टर होम में नहीं जाएंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डॉग शेल्टर होम में ही आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण हो, लेकिन अब कोर्ट का निर्देश है कि नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को छोड़ दिया जाए। पहले कोर्ट का ऑर्डर था कि सभी तरह के आवारा कुत्ते शेल्टर होम में रखे जाएं, लेकिन अब कोर्ट का ऑर्डर है सिर्फ रेबीज से संक्रमित, बीमार और आक्रामक कुत्ते ही शेल्टर होम में रखे जाएंगे। अदालत ने पहले कहा था कि वैक्सीनेशन के बाद भी कुत्तों को ना छोड़ा जाए, लेकिन आज अदालत का आदेश है कि जो कुत्ते अब तक शेल्टर होम में भेजे गए हैं उन्हें भी तुरंत छोड़ दिया जाए। और सबसे जरूरी बात, पहले अदालत का यह निर्देश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित था, लेकिन अब कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो आदेश दिया है वो देश के सभी राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा।
इसके अलावा देश भर की निचली अदालतों में आवारा कुत्तों से जुड़े लंबित मामले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होंगे। हालांकि आज अदालत ने अपने पुराने आदेश पर आंशिक रोक के साथ जो 7 बातें कहीं वो डॉग लवर्स को भी नोट कर लेनी चाहिए। पहली बात, आवारा कुत्तों को कोई सार्वजनिक स्थान पर खाना नहीं खिलाएगा। दूसरी बात, हर वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए विशेष फंडिंग जोन बनेगा, विशेष फीडिंग जोन बनेगा और सिर्फ निर्धारित जगह पर ही स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाया जाएगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। कोर्ट के अनुसार पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक बार गोद लिए गए कुत्ते को दोबारा सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकेगा। आज अदालत ने याचिका लगाने वाले एनजीओ को 2 लाख और डॉग लवर्स को 25,000 रुपए कोर्ट में जमा कराने को कहा है। इस राशि का उपयोग आवारा कुत्तों के लिए तैयार होने वाले बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए किया जाएगा। पहले आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर डॉग लवर्स की खुशी देखिए, फिर वो सवाल जिनका जवाब अब तक नहीं मिला। अच्छा ऑर्डर है, उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें। जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे विल टेक टू द पॉन्ड्स और एनिमल शेल्टर्स। और कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो ऑर्डर जारी किया है उससे डॉग लवर्स तो खुश है, लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब डॉग प्रेमी क्लब के पास नहीं है। कोर्ट के निर्देश का एक पॉइंट है कि सिर्फ रेबीज से संक्रमित और आक्रामक कुत्ते ही शेल्टर होम में रखे जाएंगे, लेकिन यह तय कैसे होगा कि कौन सा कुत्ता आक्रामक है? यह कौन बताएगा कि आक्रामक और खतरनाक कुत्तों की परिभाषा क्या है? सवाल यह भी है कि आवारा कुत्तों में हिंसक कुत्तों की पहचान कैसे होगी, और अगर वैक्सीनेशन के बाद भी आवारा कुत्ते ने किसी को काट लिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाबदेही किसकी होगी? इन सवालों के जवाब भी लगे हाथ मिल जाते तो शायद बहुत अच्छा होता।